बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 93 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये गोली इकराम शेख के कहीं भी लग सकती थी, बाहर निकलने से पहले या जमीन पर गिरने के बाद। दुश्मन जो पूरी तरह तैयार बैठा हुआ था इत्मीनान से, उसका निशाना ले सकता था। चुनाचे मेरा ख्याल था कि इकराम शेख ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, मगर जिस तरह मेरा ज़हन मुसलसल मसरूफ़ अमल था, शेख भी खाली नहीं बैठा था। उसने मेरी सूरत के तासरात से मेरे लहजे की मायूसी या अपनी छठी हिस्स, जिसको हम टेलीपैथी भी कहते हैं, क्योंकि हम एक जैसी सूरत हाल से दो चार थे और हमारे जहन इसलिए खम्मा-हंग थे कि हम एक ही मसले पर सारी तवानाई सर्फ कर रहे थे। यह अंदाज़ा कर लिया था मैंने कि कुछ सोचा था और नाकाबिले अमल समझ के उस पर अमल नहीं किया था। फिर उसने तय किया कि अब मेरी बारी है। सिकंदर कम हिम्मत नहीं है और उसने खतरा मोल नहीं लिया तो शायद मेरी वजह से, क्योंकि रिवाल्वर की जद पर मैं हूँ। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद शेख ने अमली कदम उठाया। मैंने तो सिर्फ हल्का सा खटका सुना था। सेकंड के आधार में हिस्से से या इससे भी कम हिस्से में मैंने समझ लिया कि शेख अपनी जान पर खेलने का फैसला कर चुका है और दरवाजा खोलकर बाहर गिरने ही वाला है। ये खटका उसी स्विच के खटके की तरह था जिससे कोई बरकी मैकेनिकी निज़ाम फाल हो जाते हैं, कोई मशीनी कारखाना चल पड़े या तारों से मिलने डायनामाइट का धमाका हो जाए। बैक वक्त मैंने नताइज की परवाह किए बगैर पीछे छलांग लगाई, शेख को बाहर गिरते देखा और फायर की आवाज़ सुनी। रिवाल्वर का रुख बाहर की तरफ था और दुश्मन की तमाम तर तवज्जो उस शख्स की तरफ थी जिसे वो गिरफ्तार करके साथ ले जाने पर मामूर था। चुनाचे मेरे लिए कोई खतरा ना था। दूसरे लम्हे मैं उसके ऊपर था और वो मेरे नीचे। मैंने उसका सर एक वहशियाना कुव्वत के साथ आगे और पीछे वाली सीट के दरमियान घुसेड़ दिया। वो दो राह हो गया क्योंकि उसके पैर पहले ही फर्श पर थे। मैं मुश्तइल नहीं था, इसलिए मैंने पूरी एहतियात के साथ और मुतवाज़न कुव्वत के साथ उसके कान के पीछे वार किया। उसका तमाम शोरो हुआ थम गया और वो ढीला पड़ गया। मैंने उसके सर के बालों को पकड़कर एक झटके से उठाया और उसे खींचकर सीट पर डाल दिया। फिर मैंने अगली सीट को धकेला और जगह पैदा होते ही बाहर निकल गया। शेख, मैंने जोर से पुकारा और इधर उधर देखा। वो गाड़ी के पीछे से निकला। उसे जिंदा सलामत पाके मुझे खुशी हुई। तुमने बड़ी हमाकत की थी, मर जाते तो ये बहादुरी नहीं खुदकशी कहलाती। मैंने कहा, अरे यार मरना तो एक ही बार है ना। वो बोला, वो टीपू सुल्तान का कौल है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मैंने कहा, मगर शेख जी वो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद कर रहा था। उसकी लड़ाई बदमाशों से नहीं और वो मैसूर का हुक्मरान था, पुलिस का सब इंस्पेक्टर नहीं था। ये बता कहीं चोट तो नहीं आई है? चोट तो नहीं आई। वो बोला, एक जख्म आया है गोली से। फिर वो एक कदम आगे बढ़ा तो मैंने उसे लंगड़ाते देखा। गोली उसकी बाईं टांग में लगी थी। कहाँ लगी है गोली? मैंने उसे सहारा देकर कहा, तू चल सकता है या मैं उठा लूं? मैं चल सकता हूँ। वो बोला, गोली पिंडली में लगी है, बस हड्डी नहीं टूटी। इस कार को यहीं छोड़ के जरा दूर से देखते हैं कि इधर कौन आता है। मैंने कहा, लेकिन एक मिनट ठहर जा, पहले मैं जरा अपनी हिफाजत का इंतजाम भी कर लूँ। तेरे पास तो एक रिवाल्वर है ना, उससे मुझे कवर कर। मैं उसे छोड़ के वापस फॉक्स वैगन में घुसा और उस शख्स को देखा जो पिछली सीट पर तिरछा पड़ा हुआ था। इस तरह के उसके ऊपर और बीर मोहम्मद के सर के दरमियान कोई फासला ना था। उसके चेहरे पर एक स्याह नकाब सी थी जो उतार कर देखने पर आम कपड़े का स्याह थैला साबित हुआ। उसमें सामने से देखने के लिए 2 सुराख बना दिए गए थे। मैंने अगली सीट पर देखा मगर शेख की टार्च सीट पर नहीं थी। फॉक्स वैगन के डैशबोर्ड पर कुछ रखने की जगह नहीं होती। टार्च उसने अपनी गोद में ही रखी हुई थी और जब उसने बाहर छलांग लगाई तो शायद नीचे जा गिरी होगी। मैंने आगे देखा, टार्च दोनों अगली सीटों के दरमियान थी। टार्च की रोशनी में उसका चेहरा सीधा करके देखते ही मैं पहुंच कर रह गया। ये पीडरू था। उसके कानों में मुंदरियां बदसूर मौजूद थी और वैसे भी उससे मेरा इतना साबका पड़ चुका था कि अब उसे मैं दूर से भी शिनाख्त कर सकता था। उसने काले रंग की टाइट फिट पैंट और ऊपर उसी रंग की जिस्म से चिपकी हुई जर्सी पहन रखी थी। चुनाचे वो गौर से देखे बगैर अंधेरे में कैसे नजर आता। बल्ले बल्ले शेख, मैंने बेइख्तियार एक नारा बुलंद किया। ओ यार वेख, हमने तो एक शिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। कौन शिकारी? शेख ने करीब आके कहा। वाह बेटा। मैंने शेख की बात का जवाब देने की बजाय बेहोश उस्ताद पीडरू को मुखातिब किया। कहाँ जाके काबू आया है? अब तो तेरा बाप भी बताएगा कि शराफत अली को मैंने कत्ल किया था कि तूने। शेख ने मुझे पीछे खींच लिया। पागल हो गया क्या? उसकी आवाज में वहशत थी और इस वहशत की वजह भी जाहिर थी। उसने मीर मोहम्मद का कटा हुआ सर देख लिया था। किससे बातें कर रहा है? सॉरी यार। मैंने कहा, ये उस्ताद पीडरू है जो मेरे बहुत से मसाइब के अलावा बीर शराफत अली का असल कातिल है। मीर मोहम्मद का सर मैंने ही पहले देख लिया था बैक व्यू मिरर में, लेकिन मैं खामोश रहा। इस सर को यहाँ रखने का मकसद? शेख ने सोचकर कहा, गालमन दुश्मन ये चाहते थे कि वो तुझे टेप समेत ले जाएं। मैंने कहा, और मुझे जाने दे। जाहिर उसके बाद मैं पीछे ना देखता और तेरे अगवा की रिपोर्ट लेकर सीधा थाने जाता तो ये सर मेरे साथ थाने पहुंचता। मेरी और इसकी दुश्मनी पहले से चल रही है और मैंने बरबला इसका इजहार भी किया है। थाने में पहुंचने के बाद ये दरियाफ्त होता कि मैं से चोस साहब का सरे पुरगुरूर भी उतनी दीदा दलेरी के साथ लिए फिर रहा हूँ तो मुझसे पूछा जाता कि सिकंदर आजम बाकी ऐसे चोस साहब कहाँ है
और मैं उन्हें सच बोलते हुए बता देता, इस सर का हिस्सा फलां जगह से बरामद होने वाले जिस्म से जोड़ कर देखो, तो वो कहते कि आंखों में धूल चौंकते हो। वो बेसर की लाश तो मिस्टर एक्स या एरा खान वल्द गैरा खान की है, बीर मोहम्मद की लाश कहाँ है? ऐसे मफरूजात नहीं चलते। पोस्टमार्टम से मालूम हो जाता है कि सारी सी लाश का है। शेख ने कहा, यार तुम गैर अमली बातें करते हो। मैंने चिल्ला कर कहा, जब कब्र से लाश गायब हो सकती है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एक जिंदा दरगोर किए जाने वाले गोरकन को जहर दिया जा सकता है, तो क्या हॉस्पिटल में पड़ी हुई दर्जनों लाशों में से एक गायब नहीं की जा सकती, या उसकी जगह दूसरी लाशें नहीं रखी जा सकती? तुमने मुर्दा खाने तो देखे होंगे और वहाँ की हालत जार और बद इंतजामी भी देखी होगी। जुम्मेदार टाइप एक शख्स मुर्दों के उस ट्रांजिट कैंप का सब कुछ होता है। मैं क्या बताता कि सर से नीचे का बीर मोहम्मद क्या हुआ। फिर एक और भी गौर तलब बात है, लाश के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट गलत थी। झूठ बोलकर हमें एक जगह बुलाया गया था और शक होने के बावजूद हमने कबल वक्त किसी से बात नहीं की थी, एक दूसरे से भी नहीं, लेकिन पता चलाने हम दोनों ही आए थे। क्या ये ना कहा जाता कि हम दोनों पहले बीर मोहम्मद को गाड़ गए, फिर लाश बरामद करने के लिए पुलिस की नफरी के साथ पहुंचे, बिल्कुल अनजान बन के? मैं ये कैसे साबित करता कि इकराम शेख को वाकई गन पॉइंट पर अगवा किया गया है? जब तू रिहा होकर वापस पहुंचता तो यही साबित होता कि अगवा भी ड्रामा था। इकराम शेख अपनी मर्जी से गायब हुआ और फिर मुनासिब वक्त पर लौट आया, यानी उस वक्त जब मैं रिपोर्ट लिखवा चुका था। बीर मोहम्मद के सर को हमने कहीं और फेंकने या गाड़ने का फैसला किया था, लेकिन बदहवासी या शामती अमाल के बायस बोल गए। ये तो बड़ी खतरनाक साजिश थी जिससे हम बाल बाल बच गए। शेख ने कायल होकर कहा, बस तेरी टांग में गोली का एक जख्म आया, मुझ पर एक और कत्ल का इल्जाम नहीं आया। मैंने कहा, और हमारे हाथ वो शख्स लग गया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर अब क्या सोचा है? शेख ने कहा, मेरी टांग में तकलीफ हो रही है। रुमाल तो बांध लिया था मैंने पीछे जाकर, यहाँ से कुछ दूर मोर्चा कायम करते हैं। मैंने उसे सहारा देते हुए कहा, और देखते हैं कौन आता है। मैं उसे कुछ दूर ले गया और हम एक झाड़ी के पीछे इस तरह लेट गए कि हमारी गाड़ी साफ नजर आती है। एक दरवाजा मुकफ्फल था और अगर होश में आने के बाद इसका कोई इम्कान ना था, पीडरू दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता तो उसी के रिवॉल्वर की एक गोली उसका रास्ता रोकने के लिए काफी होती। हमें यहाँ 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। शेख ने कहा, आखिर वो लोग आए क्यों नहीं है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैंने कहा, बेशक हमारी वापसी का कोई वक्त मुतय्यन नहीं था, लेकिन पीडरू के साथ ही कुछ दूर रहकर इंतजार करते थे, मसलन उसी जगह। और अगर उनका ख्याल वाकई ऐन उस वक्त पहुंचने का था जब पीडरू हमें लेकर यहाँ पहुंच जाए, तब भी 1 घंटे का फर्क क्या मायने दार था? क्या वो 5-10 मिनट या पहले 10 मिनट बाद नहीं आ सकते थे? वरना इसे 1 घंटे में चक्कर लगा के तू देख सकते थे कि पीडरू अपने असीरों को ले आया है या नहीं। हमें क्या मालूम वो किस किस्म की गाड़ी में आएंगे। वो एहतियात की खातिर ये कर सकते थे कि एक मरतबा सीधे गुजर जाते और मुतमईन होने के बाद लौट आते। शेख ने कहा, इधर तो कोई गाड़ी नहीं आई, कुछ देर बाद सुबह हो जाएगी। मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में। क्या ये नहीं हो सकता कि उनकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया हो? शेख बोला, या उनकी गाड़ी खराब हो गई हो? मैंने नफी में सर हिलाया। मैं अब कुछ और सोच रहा हूँ शेख। मैंने कहा, जब कोई चौकी मैसूर हो जाए और उसके दिफा की कोई सूरत ना रहे तो उसे दुश्मनों के हवाले कर दिया जाता है। घोड़ा बीमार या लंगड़ा हो जाए तो उसे गोली मार देते हैं, और जिस घर की मखदूश हालत से दूसरों को खतरा लाहक हो उसे गिरा दिया जाता है। वह समझा नहीं? इकराम शेख ने करा कर कहा, आप सीधी तरह साफ बात करें तो मेरी नाकस अकल में आए शेख जी। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, शुरू से अब तक उस्ताद पीडरू नुमाया रहा है, हर जगह उसका नाम आया है और वो कई बार नजर आ चुका है। मेरे और मोहसिन के अलावा भी उसे बहुत से लोग पहचानते हैं। उसकी पोजीशन एक ऐसी नाकाबिले एतमाद लांच की सी है जो कारकर्दगी के एतबार से बेहतरीन हो। सैकड़ों बार समंदर में सफर कर चुकी हो और मालिकों को लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा चुकी हो। अभी मजीद कई साल चल सकती हो और मालिकों को इतना ही फायदा और पहुंचा सकती हो, मगर पुलिस की नजर में आ गई हो कि ये लांच अपनी जान के सदके में पुलिस के सुपुर्द कर देना अकलमंदी नहीं। उसे आखिरी सफर पर यूं रवाना किया जाए कि मालूम हो ये भी एक कारोबारी फेरा है, और पुलिस को मौका दिया जाए कि वो ताकुब करके उसे पकड़ ले। तुम्हारा मतलब है वो खुद पीडरू को पुलिस के हवाले कर देना चाहते हैं? शेख ने कहा, गालबन। लेकिन बेचारे उस्ताद पीडरू को ये बात मालूम नहीं है। वो इसी यकीन के साथ आया था कि ये भी हस्बे साबिक एक ऐसी खिदमत थी जिसके लायक कोई और ना था। जरा सोचो कि दिन का उजाला फैल जाने के बाद वो हमें कैसे काबू में रखता। उसे हुक्म था कि मुझे गजीन ना पहुंचे, तुम्हें बाहिफाजत लाया जाए, और वो भी बतौर जमानत, सिर्फ तस्दीक के लिए। दिन चढ़ने से पहले वो कैसे भागता? क्या हम उसे भागने देते? एक सूरज यही रह जाती थी कि हम दोनों को मार के निकल जाए, वरना रोशनी होते ही लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती है। सामने वाली कोठियों में से कोई पूछने आता कि मियाँ यहाँ क्यों गाड़ी रोके बैठे हो, या कोई राहगीर SHO का सर देख लेता तो उसका सर ना फिर जाता। अभी तक पीडरू को शक नहीं हुआ था कि उसे फंसाया गया है। अगर वो अपने साथियों के ना आने से परेशान था तो उसका इज़हार नहीं कर रहा था। अगर इसी तरह बैठे बैठे आधा घंटा भी और गुजर जाता तो वो कुछ ना कुछ जरूर करता। फिर यहाँ इंतजार करने से क्या हासिल? शेख ने कहा, थाने चलते हैं,
क्या तेरी टांग में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है? नहीं, गोली से तो सिर्फ खराश आई है, कुछ गहरी है, मगर अब तो खून भी रिसना बंद हो गया है। तो फिर कुछ देर इंतजार कर लेने में कोई खर्च नहीं है। मैंने कहा, शायद तेरी बात ठीक हो, किसी हादसे या गाड़ी में खराबी के बायस वो अभी तक ना पहुंच सके हो। तेरी बात में बहुत से नकात की वजह नहीं होती। शेख ने कहा कि उनके पास पीडरू से निजात पाने के और तरीके नहीं थे। तुम्हारी बातों से तो अंदाजा होता है कि 4 साल तक तुम इंग्लिस्तान में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने नहीं गए थे, बल्कि स्कॉटलैंड यार्ड में जेरे तरबियत थे। कितना अच्छा हो अगर तुम जैसे लोग पुलिस में हो। मैं बेइख्तियार हंसा। तेरी ये ख्वाहिश ऐसी है जैसे कोई चाहे कि सूरज रात को निकला करे और चांद दिन में, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। क्या पीडरू को खुदकशी की इस मिशन पर अरसाल करने वालों को ये अंदेशा नहीं कि पीडरू सब कुछ जानता है और पुलिस इकबाल जुर्म कराना जानती है, उनके सारे राज अफशा हो जाएंगे? नहीं, जब ये लोग पुलिस के हाथ लगते हैं तो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि इन्होंने इतराफ जुर्म किया तो कानून सजाए मौत देगा, और अगर कोई इंकशाफ किया तो सजाए मौत दूसरी तरफ से मिलेगी। लेकिन वो पाबंदी से डटे रहे और किसी के बारे में कुछ ना बताया तो उन्हें कानूनी और गैर कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वकील और मुकदमे की खराजात, ज़रे ज़मानत सब का बंदोबस्त हो जाएगा और खुदा न खास्ता सजा होगी तब भी जेल के अंदर उन्हें हर सहूलत हासिल रहेगी। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। शेख ने घड़ी देखकर कहा, अब कोई नहीं आएगा। तेरा ख्याल दुरुस्त साबित हो रहा है। मैंने कलाई की घड़ी में वक्त देखा, 3:30 बज चुके थे। 1 घंटे में सुबह के आसार नमूदार होने लगेंगे। मैंने इकरार में सर हिलाया और खड़ा हो गया। मैं तेरे साथ थाने तक नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, तेरा बयान यही होगा कि मैं तुझे जाए वारदात तक पहुंचाने के बाद घर चला गया था। तेरा और मेरा एक साथ थाने पहुंचना शकूक पैदा करेगा। मैं तुझे और तेरे कैदी को किसी ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से तुझे टैक्सी मिल जाए। टेप भी मैं ले जाऊंगा। और इसका क्या होगा? इकराम शेख ने हाथ से बीर मोहम्मद के सर की तरफ इशारा किया। इसे भी मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा, सबसे अच्छा तो ये होता कि हम इसको जाए वारदात के आसपास ही डाल सकते, लेकिन अभी वहां तेरी फौज खड़ी है और शायद आज का सारा दिन कोई वहां रहे। मैं उनको हटा लूंगा, शेख ने कहा, लाश के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद। फिर भी दिन में ऐसी कोई कार्रवाई खतरे से खाली नहीं है। मैंने कहा, रात तक मैं कुछ कर लूंगा। तुझे 2 काम करने हैं। एक तो मीर मोहम्मद की बेसर लाश की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजामात कि गायब या तब्दील ना होने पाए। उससे ज्यादा खतरनाक काम उस्ताद पीडरू को बचाना है। अगर ये होश में हुआ तो इसको हवालात में भी कत्ल करा दिया जाएगा, ख्वाह उसके लिए कातलों को 10 बम भी क्यों ना फेंकना पड़े। ये होश में ना आया तो इसे पुलिस की तहवील में हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में कातलों का काम ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब तू आगे पीछे नजर रख। मैं मीर मोहम्मद के सर को सीट पर से उठा के आगे डिक्की में रखता हूँ। ऐसा ही, इकराम शेख ने कहा, तेरी सीट पर तो खून के दाग होंगे, आगे भी बढ़ जाएंगे। मेरे पास एक पुराना तौलिया है, मैंने कहा, जिसे मैं गाड़ी या विंड स्क्रीन पर से गर्द झाड़ने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मेरा ख्याल है सर को उसी में लपेट लूंगा। तौलिया सीट के नीचे था। मैंने उसे पिछली सीट पर फैलाया और बीर मोहम्मद के सर को बालों से पकड़कर ऊपर उठाया। जरा सी देर के लिए मेरा हाथ कांपा। फिर मैंने सर को तौलिए पर रख दिया और तौलिए के चारों कोने उलटकर उसकी गठरी सी बना ली। इकराम शेख ने अंदर से तार खींचा और मैंने डिक्की को उठा के सर को स्पेयर व्हील के बीच खाली जगह में रख दिया। स्पेयर व्हील को बिल्कुल सामने के खांचे में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन जब से एक्सीडेंट में अगला हिस्सा पिचका था, टायर उस जगह में फिट नहीं होता था और फिट होता था तो बोनेट बंद नहीं होता था। चुनाचे उसे डिक्की में जैक वगैरह के साथ ही रख दिया गया। दरमियान में सर के लुढ़कने फिरने का इम्कान नहीं था। बोनेट बंद करके मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इकराम ने दरवाजा बंद किया और मैंने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक काम यह किया कि जो काला नकाब पैडरू के मुंह पर था वो पीछे की नंबर प्लेट पर चढ़ा दिया। एहतियात बहरहाल जरूरी थी। क्या तूने कोई बहुत जोरदार हाथ मार दिया था? शेख ने कहा, ये होश में क्यों नहीं आ रहा है? हाथ तो मैंने बहुत नाप तोल के मारा था। मैंने कहा, अब हर शख्स की कुव्वत बर्दाश्त अलग होती है, वैसे तशवीश की बात नहीं है। सुबह होने से पहले इसे यकीनन होश आ जाएगा। इसे बांध के रखना और हो सके तो छुपा के भी। वो मैं कर लूंगा, शेख ने कहा। इससे अगले चौक पर ठहर जाना, वहां से स्टेशन जाने वाले रिक्शा और टैक्सी गुजरते रहते हैं। अब तो सुबह होने वाली है, टैक्सी वाले को शक नहीं होगा, मैंने कहा और गाड़ी रोक ली। उसी वक्त एक टैक्सी नमूदार हुई। शेख फौरन उतर के उसके सामने आ गया, वरना यह भी मुमकिन था कि वो सुबह दम बेगार में पकड़े जाने के खौफ से भाग जाता। देखो भाई, शेख ने शराफत से कहा, जरा थाने तक चलना है। एक आदमी सड़क पर बेहोश पड़ा था। ये कार वाले शरीफ आदमी थे, यहाँ तक तो ले आए हैं, मगर ये खुद जल्दी में है, इनको मुखालिफ समत में जाना है। टैक्सी ड्राइवर एक बार रुकने के बाद इनकार की पोजीशन में कहा था, मगर इकराम शेख के शरीफाना और कती गैर थानेदाराना लहजे ने उसे शक में डाल दिया कि कहीं पुलिस की वर्दी में डाकू ना हो। वो तजब्जुब के आलम में बैठा रहा। ऐसे बेवकूफों की तरह मुंह क्या देख रहे हो? इकराम शेख ने एकदम लहजा बदल लिया। कोई फारसी तो नहीं बोल रहा हूं मैं। उसने गर्ज कर कहा, नीचे उतराओ और इस आदमी को उठाओ। जी साहब। टैक्सी वाले के सारे शकूक दूर हो गए। उसने पीडरू को टैक्सी के अंदर लिटाने में मेरी मदद की और कुछ हैरान भी हुआ।
एक शख्स पुलिस की वर्दी में, दूसरा शरीफाना लिबास में, तीसरा चोरों जैसे काले कपड़े पहने, लेकिन वो बोला नहीं। मुझे मालूम था कि थाने जाके जब शेख उसे किराया अदा करेगा तो वो मजीद हैरान होगा। जिसे वो बुरा शगुन समझता था वो मुबारक तरीन फाल साबित हुआ। एक असली वड्डा थानेदार उसे पकड़कर थाने ले गया और बोनी ऐसी हुई जो उसकी तवक्कुआत के ऐन बरक्स थी। उस थानेदार ने गलत मीटर के मुताबिक पैसे दिए। ऐसा पहले कभी हुआ है? टैक्सी के नजर से ओझल हो जाने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट करके बैक की और घर की तरफ चल पड़ा। मैंने कराउंड सिनेमा से आगे गड़ी शाहू का मोड़ काट के दाईं तरफ एक फरलांग का फासला भी तय नहीं किया था कि इंजन ने पहला झटका लिया। चांद कदम बाद दूसरा और आखिरी हिचकी लेकर बंद हो गया। मैंने फ्यूल मीटर की तरफ निगाह डाली। उसकी सुई न जाने कब से बता रही थी कि टैंक खाली हो चुका है, मगर मैं ज़हनी तौर पर दूसरे मसाइल में ऐसा उलझा हुआ था कि मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। पेट्रोल पंप मुझे सामने मुश्किल से 100 गज के फासले पर नजर आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई खाली डब्बा नहीं था, और होता भी तो पेट्रोल पंप से डब्बे में पेट्रोल ना मिलता। इस कानून की मुज़ीका खेजी ने मुझे हमेशा हैरान किया था। वैसे एक मून पेट्रोल नहीं मिलेगा, आप खुद चाहें तो टैंक फुल कराएं, फिर रबर के पाइप से सब निकाल के डब्बे भर लें और अगले पेट्रोल पंप से फिर टैंक भरवा लें। सड़क खाली पड़ी थी। फॉक्सवैगन को अकेले धक्का लगा के ले जाना बहुत मुश्किल काम था। 10 गज बाद मेरा सांस फूल गया। 2 रेड़े वाले मदद करने की बजाय आपस में रेस लगाते गुजर गए। एक जॉगिंग करने वाले नौजवान ने इसका साल फॉक्सवैगन को धक्का लगाने को कसरे शान समझा। धक्का लगाना हो तो आदमी कम से कम मर्सिडीज को तो धक्का लगाए। फिर एक फकीर गली में कशकोल डाले नमूदार हुआ। वो भी रोज की तरह फिक्रे माश में निकला था और ड्यूटी पर जा रहा था। धक्का देने को कहता है बच्चा। वो बैठी हुई आवाज में बोला, तुम जैसों ने हमें धक्के दिए हैं हमेशा। वो वक्त और मुकद्दर की बात है बाबा। जिसके मुकद्दर में धक्के खाना लिखा है वो धक्के ही खाएगा। मैंने उसके फलसफियाना नुक्ते का जवाब फलसफे से दिया। मैं 1 रुपया दूंगा। 1 रुपया? वो खी करके हंसा। 1 रुपये में तो फकीर सिर्फ दुआ देता है, धक्का नहीं देता। 5 देगा? मुझे पहले से अंदाजा था कि वो मौके से फायदा जरूर उठाएगा। अगर वो 1 रुपये में मान जाता तो मैं हैरान होता और पेट्रोल पंप पहुंचने के बाद उसे 5 ही देता। मैं ये सोचता रहा कि पेट्रोल पंप पर बहुत रोशनी होगी। पेट्रोल डलवाने के लिए मुझे आगे से डिक्की खोलनी पड़ेगी जिसमें पेट्रोल टैंक का मुंह है। अगर तौलिए में लिपटा हुआ सर कोई कोना हट जाने से नुमाया हो गया या कहीं खून का दाग नजर आ गया तो क्या होगा? पेट्रोल भरने वाला तो फौरन तौलिया उठा के देख लेगा, चीख मारेगा और बेहोश हो जाएगा, वरना पुलिस चिल्लाने लगेगा। उसके लिए मुझे बहुत मोहतात रहना होगा। मैंने तय किया डिक्की का ढक्कन उठते ही मैं बाहर जाके खड़ा हो जाऊंगा और खुद पेट्रोल टैंक की कैप खोलूंगा। पाइप से पेट्रोल डालने वाले को या पैसे लेने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जो रखूंगा और तौलिए को हरगिज खाद नहीं लगाने दूंगा। फकीर और मैं फॉक्सवैगन को धक्का देते पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो उस मंजर से वहां मौजूद अमला महफूज हुआ। फकीर ने 5 का नोट लिया और कोई दुआ नहीं दी। 5 रुपए उसने बेने से कमाए थे, खैरात नहीं लिए थे, और शायद वो पेशेमा भी था कि ख्वाह मुखा जोरे बाजू से कमाई के चक्कर में एनर्जी जाया की। उसे मेहनत की आदत नहीं थी, चुनाचे उसका सांस मुझसे भी ज्यादा फूला हुआ था। खुद अंदर से तार खींचकर डिक्की खोलने की बजाय मैंने उस लड़के से जो पंप की नाल को मशीन गन की तरह थामे खड़ा था ये कहा कि वो तार खींचे और उसके लिए एक फजूल सा बहाना किया। माफ करना यार, मुझ में मजीद जोर लगाने का दम नहीं है, पहले जरूरत से ज्यादा खामते हुए कहा। वो इस बात पर हैरान तो हुआ मगर उसने वो पाइप को वापस लटकाया और मेरी मदद की। मैंने डिक्की को उठाया और बेहोश होते होते बचा। सर के ऊपर से तौलिए के चारों कोने फिसल चुके थे और अब टायर के बीच में वो सर एक बिछे हुए तौलिए पर यूं रखा हुआ था जैसे नुमाइश के लिए रखा गया हो। मैंने खुदा का 1000 शुक्र अदा किया कि दूसरा शख्स यानी कैशियर जिसने गले में चमड़े का थैला लटका रखा था अभी दूर था। पेट्रोल भरने वाले लड़के ने भी सामने से होकर जाने की बजाय पीछे की तरफ से पंप तक का फासला तय किया और मुझे इतना वक्त मिल गया कि मैं तौलिए को फिर उस खोपड़ी पर ढक सकूं। 4 गैलन पूरे होते ही मैंने खुद पेट्रोल टैंक की कैप बंद की और लड़के ने रबर पाइप को वापस पंप की साइड में लटका दिया। और इस वक्त में अपनी तरफ से हर एहतियात बरतने के बावजूद मुझ से एक गलती हुई। नोट मेरे हाथ में था और मेरी तवज्जो कैशियर की तरफ नहीं रही थी। इससे पहले कि मैं डिक्की बंद करता वो मेरे पीछे से निकलकर सामने आ गया। टायर को यहाँ नहीं रखना चाहिए साहब। उसने मेरे मना करने से पहले टायर उठा के नीचे खींचा। क्या कर रहे हो तुम? मैंने चिल्ला कर कहा, रहने दो इसे। इसके नीचे तार होते हैं साहब, शार्ट हो सकते हैं। जुमला नामुकम्मल रह गया क्योंकि टायर के खींचने से दरमियान में रखे हुए सर के ऊपर पड़ा हुआ तौलिया हट गया और मीर मोहम्मद का कटा हुआ सर कैशियर को घूरने लगा। वो जरा सी देर के लिए दहशत से मुंजमद हो गया।